सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ। टोटल इनकम के क्वेश्चन जो मैंने कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि टोटल इनकम के हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना है। तो एक बार वो जो स्टेप्स है ना, वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सो आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अच्छे से कंप्यूट करने को है। दोस्तों, आपके जो इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। एक चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, लास्ट चैप्टर है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, आई गेस 15-16 क्वेश्चंस है। उनमें से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आईसीआई का जो पेपर है वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल बेस रहता है। ओके, तो आप सबके पास में मॉड्यूल रहेगा, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बाकी एक बार हम जितना हो जाता है उसके बाद में बाकी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा वहां पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपका मॉड्यूल का बेसिकली जो चैप्टर नंबर 9 है, इनकम टैक्स लायबिलिटी इन कंप्यूटेशन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें से पेज नंबर 9.25 पे ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1। क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 1 बेटा? मिस्टर ए देखो, कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करने से पहले आपका ना माइंड सेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए सॉल्व करोगे माइंड के अंदर। एग्जाम में वैसे लिखने की आदत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पेपर पे आपको लिखना अलाउड नहीं, वन फेयर मींस में आ जाता है। बट अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी तरीके से, पेंसिल पास में रखा करो और वहां पे मार्किंग कर लिया करो। एग्जाम में अवॉइड करना, दिमाग में वो रखना, कैलकुलेटर पास में रखना। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन माइंड में सॉल्व करना है, माइंड में सॉल्व करना है, राइट? कि भाई इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, जैसे कि मैं करते जा रहा हूं, फिर बाद में हम उसको वहां पे पेपर पे सॉल्व करेंगे। मिस्टर ए, एज 32 years, is employed with XYZ Private Limited. Okay, sir. On a basic salary of 50,000 per month, he has received transport allowance of 15,000 per month. जैसा कि आपको पता है कि बेसिक सैलरी तो फुली टैक्सेबल होता है, बट जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, अगर वो हैंडीकैप एम्प्लॉइज को मिला है तो उसे केस में वो एग्जेम्प्ट हो सकता है 3,200 पर मंथ, राइट? लेकिन सर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं अभी तक कि ये सर हैंडीकैप एम्प्लॉय, तो इसका मतलब इसके लिए फुल्ली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। आगे सर, हाउस रेंट अलाउंस 20,000 पर मंथ from the company for the previous year 23-24. Okay, he has paid rent of 25,000 per month for an accommodation in Delhi. Yes sir, HRA आ गया सर। यहाँ पे HRA अगर आपको मिलता है और आप रिजीम फॉलो करते हो, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो उसके अंदर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 1013A के अंदर। तो सर यहाँ पे एचआर रिसीव हुआ, सामने के सामने रेंट भी पे करा, कहाँ पे? दिल्ली में। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई है तो 50% ऑफ सैलरी आ जाता है। सैलरी में क्या आता है? बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, यही चलना चाहिए आपके माइंड में। उसके बाद में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा आता है सर एचआर रिसीव। जितना एचआर रिसीव हुआ है, जितना पीरियड का रेंट पे किया, उतना पीरियड का वहां पे आपको ले लेना है, विच एवर इज लोअर। ओके सर, एकदम क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपने पास में डेटा आ गया। For an accommodation in Delhi, Mr. A has paid interest of rupees 2,10,000 for housing loan taken for the construction of his house in Mumbai. सर आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसका तो खुद का घर है, फिर इसको एचआरए मिल रहा है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर ये रह रहा है दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर रेंट पे कर रहा है, और इसका खुद का घर मुंबई में, तो उस सिटी में उसका घर नहीं है वहां पे, तो इसका मतलब इसको सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इसको एसओपी मानते हुए, यस सर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेट आउट, इसको एसओपी मानते हुए इसका आप इंटरेस्ट का डिडक्शन भी ले सकते हो। लेकिन सिर्फ कौन सी रिजीम में? ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ये वाला डिडक्शन मिलता नहीं है, इंटरेस्ट 24B का डिडक्शन नहीं मिलता है। इसी तरीके से एचआरए का एग्जेम्पशन है वो भी मिलता नहीं है, राइट? ठीक है। उसके बाद में द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड इन मार्च 2024। ओके, बहुत बढ़िया है। मार्च 24 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब आपका 1 अप्रैल से उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, या 1 अप्रैल से जो भी मतलब करना है वो कर सकता है। तो अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा एसओपी केस में। His parents live in that house. सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अदर इन्फॉर्मेशन, कंट्रीब्यूशन इन टू पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सर 1,50,000 तक का आपको एटीसी में डेट से मिलता है सर, वो डेटा है यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन 80CCD, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। 80CCD के अंदर उसने खुद का कंट्रीब्यूशन किया है, ओन कंट्रीब्यूशन किया है 50,000 रुपए का पेंशन स्कीम के अंदर। नाउ सर जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो दोनों है बेसिकली वहां पे आपका ये दोनों मिला करके मैक्सिमम ₹150 का डिडक्शन मिलता है। लेकिन सर आपको मैं बात बता दूं, सर ये वाला है ना ओन कंट्रीब्यूशन का, आप 80CCD
1B के अंदर भी डिडक्शन ले सकते हो, ATCCD 1B के अंदर भी डिडक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ATCC डी के अंदर ना लेकर के ATCCD 1B के अंदर डिडक्शन ले लोगे, ATCCD 1B के अंदर डिडक्शन ले लोगे इस 50,000 का, और इस 150 का किसमें ले लोगे, ATC के अंदर, तो सर आपको पूरा 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। उसके बाद में आता है पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर हु इज द एज ऑफ 65 इयर्स और 55,000 का मेडिक्लेम इंश्योरेंस। सर सेक्शन है 80D, सेक्शन 80D के अंदर सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और पेरेंट डिपेंडेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए, वहां पे आप क्या कर सकते हो सर, उस केस में क्या ले सकते हो सर, 80D का मेडिक्लेम का डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम वहां पे 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम। सीनियर सिटीजन, सीनियर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उसे केस में, लेकिन ये सारे, अच्छा एक और चीज, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, सर सेल्फ एंड स्पाउस के लिए लिखा है, तो सर यहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं, तो मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन मिलेगा 80D के अंदर ही, 80D के अंदर ही। तो 80D के अंदर टोटल 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जितने भी डिडक्शन है बेटा, ये खाली कौन सी चीज में मिलेंगे, ऑप्शनल। अगर डिफॉल्ट टैक्सिंग फॉलो कर रहा है तो उसमें डिडक्शन मिलने वाले नहीं है। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को 115 BAC डिफॉल्ट के अंदर भी करोगे, साथ में ऑप्शनल रिजीम दोनों के अंदर करना पड़ेगा। तो बेटा मेरी क्या सलाह है मालूम है, मेरी ये सलाह है कि जब इस तरीके से पूछा जाए, पहले आप है ना ऑप्शनल में कर दो, क्योंकि सारे डिडक्शन एग्जाम्पशन जो भी देना है ऑप्शनल में करना है, और उसके बाद में वहां पे आप किसमें कर लो, डिफॉल्ट में 115 BAC में कर लो, ज्यादा उसमें वहां पे ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं रहेगी, जो डिडक्शन दिया है उनको ऐड बैक कर दो, नहीं तो पूरा एक बार करना है तो पूरा भी कर सकते हो। चलो सर इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 9.25 में, पेज नंबर भी लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, और पेज है आपका मॉड्यूल का पेज नंबर 9.25। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, फॉर्मेट आपका बहुत अच्छे से बना करके आपको प्रॉपर तरीके से करना है। तो सर आप यहां पे टाइटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ, नाम क्या है इसका, नाम देख लेते हैं, मिस्टर ए। ठीक है, एज भी लिख देता हूं मैं, रेसिडेंट है, कुछ लिखा हुआ नहीं तो एज लिख देता हूं सर, वो कुछ नहीं लिखा, उसको रेसिडेंट ही मानना है। एज 32 ईयर्स। ठीक है, अब कौन सी रिजीम के अंदर कर रहे हो, कौन सा वहां पे आप यस कौन सी रिजीम के अंदर कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखना है आपको। अंडर, तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कर रहा हूं, अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, प्रॉपर इस तरीके से वहां पे करोगे। फिर आपको पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं बेटा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 कॉलम बनाने हैं। ओके सर, अब बेटा यहाँ पे कौन कौन सा हेड का इनकम है, यहाँ पे आपके पास में एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, साफ दिख रहा है, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और कोई है नहीं सर। तो क्योंकि ऑप्शनल टैक्सिंग में, तो ऑप्शनल टैक्सिंग के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, ऐसा नहीं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी छोटा है तो पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख देते हैं फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी, नहीं सर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सर आपको वो जो चार्जिंग सेक्शन या सेक्शन वाइज है, इसका मतलब सर उनका सीक्वेंस है, वही फॉलो करना था। सबसे पहले सर आपको वहां पे लेना है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले वहां पे लेना है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या डेटा है वो डेटा लिखते जो आप, सबसे पहले बेटा वहां पे आता है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना है बेटा, बेसिक सैलरी है 50,000 पर मंथ, तो 50,000 पर मंथ, तो 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए आ गया।
आप मेरे साथ में कैलकुलेशन करते रहेंगे, मेरा कैलकुलेशन वहां पे रॉन्ग हो जाए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वहां पे क्या मिला, बेसिक सैलरी के बाद में, बेसिक सैलरी के बाद में मिला इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो नेक्स्ट बेटा आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और वो है बेटा यहां पे 15,000 पर मंथ, 15,000 इंटू 12, 1,80,000 होता है ये, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। और बेटा ऑप्शनल टैक्सिम के अंदर और इसको क्या मिला और क्या टैक्सेबल होने वाला है। तो नेक्स्ट बेटा बेटा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस 20,000 पर मंथ। अभी ऑप्शनल टैक्सी में तो इसको 1013A का एग्जाम्पशन भी मिलेगा। तो एक बार पहले जितना मिला है ना एचआरए वो लिख देते हैं, 20,000 पर मंथ अलाउंस मिला है तो वो लिख देते हैं 20,000 पर मंथ एचआरए रिसीव, एचआरए रिसीव्ड, और वो है 20,000 इंटू 12, तो 2,40,000 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। अब बेटा यहां पे आप लेस करोगे क्योंकि ऑप्शन एग्जिम है एच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। अगर सेक्शन आप श्योर हो, 300% श्योर हो, तब तो सेक्शन लिखने का, अदरवाइज खाली एच आर एग्जाम लिख दो चलेगा। अब अपने को निकालना पड़ेगा, तो नोट के अंदर बिल्कुल बेटा वो निकालना पड़ेगा, उसके मार्क्स है नोट 1 के अंदर, हम लोग वहां पे एच आर एग्जाम निकाल देते हैं। तो नोट 1 के अंदर इसके पूरे मार्क्स होते, बेटा ध्यान रखना, एच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A कैसे निकालोगे सर। तो यहां पे सबसे पहले अपना दिल्ली के अंदर रहा है वो, तो पहला आता है सर एच आर रिसीव, और पूरा 12 महीने का रेंट पे किया है, तो एच आर रिसीव कितना है, एच आर रिसीव है 20,000 इंटू 12, दैट इज रुपीज 2,40,000। दूसरा बेटा आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो अब सैलरी में क्या क्या आएगा वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो बेटा सैलरी में क्या आएगा वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, सैलरी में बेटा यहां पे तीन चीजें आती है, एक आता है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी जैसा कि सबको मालूम है अपना 6 लाख रुपए है। दूसरा आता है डीए इन टर्म्स, जो यहाँ पे है नहीं है सर, आप एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, डीए इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आता है, तो यहाँ पे नील है। और तीसरा आता है बेटा टर्नओवर कमीशन। सर ये क्वेश्चन करना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होता जाएगा। ओके, तो ये आपका नील आ जाएगा। ये सैलरी कितना हो गया बेटा, सैलरी हो गया 6 लाख रुपए। अब इस फॉर्मूला में डाल दीजिए सर, सबसे पहले रेंट कितना पे किया है, तो रेंट 25,000 पर मंथ का रेंट पे किया, 25,000 पर मंथ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाउस एट दिल्ली, हाउस एट दिल्ली, दिल्ली में रेंट पे ले रखा है, ठीक है। अब रेंट कितना पे किया है 25,000, 25,000 इंटू 12, तो ये 3 लाख होता है, 25,000 इंटू 12। ओके, उसमें से आप माइनस कर दोगे 10% ऑफ 6 लाख, मतलब 60,000। तो 3 में से आपने 60,000 माइनस किया बेटा, तो ये भी आ गया 2,40,000। और तीसरा बेटा वहां पे आ जाता है 50%, क्योंकि दिल्ली के अंदर है, तो 50% ऑफ सैलरी, और 50% ऑफ सैलरी दैट इज कितना है, रुपीज 6 लाख का 50%, और वो होता है 3 लाख। और इन तीनों में हम क्या लेते हैं, विच एवर इज लोअर। तो ये हो गया आपका एग्जेम्प्ट वाला पार्ट। तो एग्जेम्प्ट कितना हो गया बेटा, एग्जेम्प्ट हो गया 2,40,000। मिला कितना है बेटा, मिला भी है वहां पे आपको 2,40,000। तो बेटा वहां पे आपका, यहां पे माइनस कर देता हूं 2,40,000, टैक्सेबल कितना हो गया, नील। ओके, तो सैलरी में इसके अलावा और क्या मिला, बस यही है, एक बेसिक सैलरी था, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस था, और दूसरा था वहां पे एचआरए, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है, ठीक है डन। इसको डन करते हैं। तो यहां पे आपका ग्रॉस सैलरी कितना आ गया, ग्रॉस सैलरी आ गया, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 7,80,000, 7,80,000। ग्रॉस सैलरी में से आप क्या माइनस करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो लेस कर देते हैं यहां पे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन,
स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a). बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप सेक्शन 300% श्योर हो तभी सेक्शन लिखने का, अदरवाइज सेक्शन नहीं लिखने, खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन ले दो, और वो होता है ग्रॉस सैलरी ऑफ 50,000 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 माइनस करने के बाद में दैट विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी। आप आउटर कॉलम में लिख दोगे इनकम फ्रॉम सैलरी 7,30,000, यह आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। ओके, 7,30,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। अब नेक्स्ट बेटा आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ना बेटा, वो आपको मालूम है उसके पेरेंट्स वहां पे रह रहे हैं, मतलब रेसिडेंस ऑफ ओन, या तो खुद के या फैमिली मेंबर्स के रहने के लिए उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते हो। तो यहां पे ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगा एसओपी एट मुंबई। ये दिल्ली वाला था जहां पे एचआर के एग्जाम, अब वो अलग वहां पे सिटी में है, तो एसओपी एट मुंबई, एसओपी एट मुंबई, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद में हाउस प्रॉपर्टी कितना आता है सर? एसओपी में खाली इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 24B के अंदर, तो एनएवी आपका क्या हो जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू नील, जैसा कि सबको मालूम है सब कुछ नील आता है। उसमें से आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैक्सिमम डिडक्शन है ना, या तो 30,000 होगा या 2 लाख होगा। मैं आपको साथ साथ में बेटा मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भले 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा रिवाइज करवाते हुए जाऊंगा, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, आई होप इट इज फाइन विथ यू, ठीक है। अगर आपको बेटा वहां पे ऐसा हो रहा है कि नहीं यार बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप स्पीड इसकी थोड़ी से बढ़ा करके 1.5, वैसे मुझे मालूम है तुम 2x देखने वाले लोग हो, लेकिन फिर भी आप 1.5 की स्पीड पे देखो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ क्वेश्चन है उस स्पीड के ऊपर देख करके आप कर सकते हो। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं कॉन्सेप्ट भी साथ में डिस्कस करते हुए जाऊं, थोड़े, ताकि वहां पे आपका रिवीजन हो बेटर तरीके से। तो सर यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2,10,000 का आपका इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन के ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब 1 अप्रैल 99 के बाद में लोन लिया है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि 98 में लोन लेकर के अभी तो कंस्ट्रक्शन चालू ही था। अबे घर है कि ताजमहल है, क्या बना रहे थे बे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, घर ही ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। तो इन दैट केस कंस्ट्रक्शन अभी चालू हुआ होगा, और हम सारी कंडीशन फुलफिल मान रहे हैं कि भाई 1 अप्रैल 99 के बाद में लोन लिया है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, और 5 साल में कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया है, तो 2 लाख का मैक्सिमम वहां पे क्या मिलेगा? डिडक्शन सेक्शन 24B के अंदर। तो ₹2,10,000 का इंटरेस्ट है, बट वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जैसे कि सबको मालूम है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। अब ये 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया, लॉस 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का। अब सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी होती है, टोटल इनकम क्वेश्चन की ब्यूटी। सर आपको क्या लगेगा सैलरी हाउस प्रॉपर्टी है? सर सिर्फ सैलरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे दूसरे अलग अलग कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं, जैसे कि सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट आ गया, इसके बाद में डिडक्शंस आ जाएंगे, फिर 115 बीएससी में करोगे तो कुछ और भी चीजें आएगी। तो सर आपको है ना कभी कभार कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना है वहां पे। ओके सर, तो इन दैट केस सर ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब सर एक बात बताता हूं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और के हेड के सामने मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो सकता है मालूम है आपको? अरे मालूम है, मेरे को मालूम है मैक्सिमम 2 लाख रुपए। और क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है। हाँ 115 बीएससी है तो उस केस में आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन सर यहाँ पे तो हो सकता है। तो सर ये 2 लाख का लॉस यहाँ पे आप सेट ऑफ कर लोगे, कौन सी इनकम के सामने? इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने। और माय डियर फ्रेंड्स कोई और इनकम है नहीं है, तो ये सेट ऑफ होने के बाद में दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपकी हो जाएगी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। तो बेटा 7,30,000 में से 2 लाख गया तो 5,30,000 आपका जीटीआई हो गया। अब बेटा यहां पे आपको लेस करने को मिलेगा चैप्टर 6 से डिडक्शंस। प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा रखो बेटा, मेरे जैसा रखोगे आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। चैप्टर 6A डिडक्शंस, ठीक है, जो कि एटीसी टू एटीयू में कवर होते हैं। तो लाइन से हम लोग देखते जाते हैं कौन कौन से डिडक्शंस यहां पे मिल रहे हैं। जैसा कि बेटा सबसे पहले तो मेरे को मालूम है कि एटीसी के अंदर ही मिलने वाला है आपको
सेक्शन 80C के अंदर मिलने वाला है, कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के अंदर। ये देखो कंट्रीब्यूशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। लेकिन बेटा यहां पे ध्यान रखना, एक कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रेफर सेक्शन 80CCD भी है। तो अगर आपने 80CCD1 के अंदर डिडक्शन ले लिया, 80CCD1 क्योंकि ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओन कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपने 80CCD1 के अंदर डिडक्शन ले लिया है ना बेटा, मेरी यही कोशिश है कि मैं थोड़ा सा वहां पे कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करूं, ठीक है। तो अगर सर आपने 80CCD1 में ले लिया तो 80C चलना यार, 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 ये सब मिला करके मैक्सिमम डिडक्शन है ना वो 1,50,000 होता है। तो इसमें किसका घाटा? इसमें मिस्टर ए का घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता, तू गलत कर देगा रे बेटा, ऐसा नहीं करने का, इससे इसका टैक्स बढ़ जाएगा। जबकि तुमको क्या बोला है क्वेश्चन में, करना क्या, मोस्ट बेनिफिशियल मैनर वर्ड यूज किया है। नहीं करने को वो भी सही है, करने को वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं वो बिल्कुल गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो सही होगा। बट जब आपको बोला गया मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, तेरा क्लाइंट तेरे पास में आ रहा है टैक्स कम करवाने को और तू उसका टैक्स बढ़ा के दे रहा है, कैसा सीए बनेगा रे तू, या कैसी सीए बनेगी रे तू? ऐसे नहीं करने का, सीधी सी बात है, यहां पे बात को समझो। मोस्ट बेनिफिशियल मतलब सर अपने को टैक्स कम लाना है, तो इन दैट केस सर ये तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका 80C में दे देते हैं। और सर आपको मालूम है ना ओन कंट्रीब्यूशन का 80CCD1 भी, 80CCD1 भी, तो इसका 80CCD1B में डिडक्शन दे देते हैं हम लोग 50,000 का, उधर मैक्सिमम 50,000 तक मिलता है। तो बेटा यहां पे कंट्रीब्यूशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पूरा 1.5 लाख का डिडक्शन दे दो। और दूसरा बेटा वहां पे आप दे दो, क्योंकि 1B वाला है ना, 1B वो मैक्सिमम लिमिट 80CC की मैक्सिमम लिमिट में नहीं आता। सेक्शन 80CCD1B के अंदर आप वहां पे कंट्रीब्यूशन इन NPS, ठीक है, कितना 50,000 का डिडक्शन दे दो। आगे बेटा और कौन सा है, और कौन सा है, तो उसके बाद में नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर और पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ स्पाउस। तो सर 80D, सेक्शन 80D थर्ड आता है, 80D सेक्शन 80D के अंदर, ठीक है, मेडिक्लेम प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम। अब मेडिक्लेम प्रीमियम में दो है, तो सर एक तो पेरेंट्स के लिए जो सीनियर सिटीजन है, और दूसरा सर वहां पे खुद के लिए, स्पाउस के लिए, तो यहां पे फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन पेरेंट्स। तो अमाउंट वहां पे आपका कितना है, अमाउंट है वहां पे 55,000। तो 55,000, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा बेटा, मैक्सिमम 50,000। तो मैं यहां पे आउटर कॉलम में मैक्सिमम 50,000 लिख देता हूं। और सर खुद के लिए भी मिलेगा, सर सेकंड बी में आ जाता है वहां पे फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, सेल्फ एंड स्पाउस, और वो अमाउंट है 32,000 आई गेस, यस 32,000 है, तो मैक्सिमम 25,000। तो 32,000 रेस्ट्रिक्ट होकर के बेटा मैक्सिमम 25,000 वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो इनका टोटल करते हैं बेटा 1.5 लाख प्लस 50, 2 लाख, 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000, 2,75,000, 2,75,000, 150 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000। थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, ऐसा ना कि बाद में गलती हो जाए। तो 2,75,000 का क्या दे दिया डिडक्शन चैप्टर 6A में। तो सर आपका कितना आया टोटल इनकम, एनटीआई कितना है, एनटीआई नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम आया 530 माइनस 275, दैट इज 2,55,000। 2,55,000 का नेट टोटल इनकम आ गया। अब बेटा अपने को निकालना है टैक्स, क्या निकालना है बेटा, टैक्स। तो नेट टोटल इनकम वहां पे 2,55,000 का, इसके ऊपर हम ऑप्शनल टैक्स, क्योंकि कोई सीनियर सिटीजन तो है नहीं, 32 साल का एज है वहां पे,
32 साल का एज है ये देखो, तो इन दैट केस उसको स्लैब रेट कौन सी वाली लगने वाली है, स्लैब रेट लगने वाली है वहां पे कौन सी वाली 2,50,000 वाली। तो हम यहाँ पे टैक्स निकालते बेटा, टैक्स ऑन एनटीआई, टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम एनटीआई, दैट इज रुपीज 2,55,000 और स्लैब रेट 2,50,000। कोई स्पेशल रेट का इनकम है नहीं यहाँ पे, स्पेशल रेट वाला इनकम होता तो हम उसके ऊपर करते। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट 2,50,000 दैट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और वो बेटा क्या होता है, नील। और बैलेंस कितना बच गया, ऑन बैलेंस रुपीज 5,000 एट द रेट 5%। तो 5,000 इंटू 5% होता है 250 रुपया, ये टैक्स आया। अब 250 में यहां पे बेसिक टैक्स लिख देता हूं। अब बेटा जब भी आप बेसिक टैक्स पे पहुंचो ना, हमेशा अपने आप को 2 क्वेश्चन पूछने का। पहला पूछने का क्या सर्चा जाएगा, तो ऑब्वियसली सर नहीं आएगा, 50 लाख से नीचे है क्या, रैबिट अंडर सेक्शन 87 है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 आएगा कि नहीं आएगा, हमेशा पूछने का। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 का 3 कंडीशन, रेसिडेंट होना चाहिए, यस मिस्टर ए रेसिडेंट है, दूसरा इंडिविजुअल होना चाहिए, ऑब्वियसली मिस्टर ए है, और तीसरा उसका टोटल इनकम शुड बी अप टू रुपीज 5 लाख। अब रुपीज कितना, 5 लाख। तो बेटा यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87 क्या आ जाएगा, अलाउ लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, वो मिल जाएगा। और वो कितना होता है, बेसिक टैक्स और 12,500 ऑप्शन टैक्स, बेसिक टैक्स और 12,500 विच इज लो। तो बेसिक टैक्स कितना बेटा, 250 रुपए। तो बेटा यहाँ पे टैक्स कितना आया, यहाँ पे टैक्स आया नील। और जब ये नील है तो आपका एचईसी वेचईसी कुछ भी नहीं आने वाला है, और ये हो जाएगा आपका टैक्स पेबल या टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगा। ठीक है, मैं कंडीशन यहीं पे लिख देता कि नोट लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहां पे आएगा एज टोटल इनकम इज अप टू रुपीज 5 लाख। ठीक है, तो रिबेट मिलेगा। डन डन डन, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ओके बेटा, अब ये तो हमने कौन से रिजीम में किया, ये तो हमने वहां पे किया ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। अब अपने को तब तक पता नहीं चलेगा कि इसका टैक्स कम आने वाला है कि नहीं आने वाला, जब तक हम किस में नहीं कर लेते, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। तो इस क्वेश्चन को हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में फिर से एक बार करते हैं। तो बेटा 2 तरीके आपके पास में, या तो जो डिडक्शन नहीं मिल रहा था ना, सीधा एनटीआई में ऐड कर डालो और कहानी खत्म कर डालो। ठीक है, या फिर पूरा एक बार फिर से कर लो। तो मैं बेटा ना आपको पूरा फिर से करके बता देता हूं, पूरा का पूरा फिर से करके बता देता हूं, या जो भी सेट ऑफ वगैरह किया है। तो इसमें क्या है कि सेट ऑफ का लॉस का भी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का सेट ऑफ भी है, दूसरी चीजें भी है। तो एक बार पूरा कर लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, जो एज 30, हालांकि यहाँ पे एज तो फर्क नहीं पड़ता है, 32 ईयर्स। ठीक है, 32 ईयर्स फॉर या अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। particulars amount particulars amount ओके बेटा, सबसे पहले यहां पे भी आपका क्या आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें बेटा, तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी था कितना था, 6 लाख रुपए था ना, यस 6 लाख रुपए, 50,000 इंटू 12, 50,000 इंटू 12 दैट इज 6 लाख रुपीज। दूसरा बेटा इसको क्या मिला था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यस
दैट इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेटा? तो दैट इज 20,000 आई गेस, नो नो 15,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। और क्या मिला बेटा? HRA, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है सर। 1013A का एग्जामिशन नहीं मिलता 15BAC के अंदर, ध्यान रखना। तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। कितना मिला है? 20,000, 20,000 इंटू 12, 2,40,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो कोई एग्जामिशन नहीं मिलने वाला। अब बेटा यहां पे आपका आ गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में से यस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो ग्रॉस सैलरी कितना हो गया? 6 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,40,000, ये हो गया 10,20,000। इसमें से आप लेस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन सेक्शन 16(1)(a) और वो है 50,000। तो 50,000 माइनस किया, ये आपका आया 9,70,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। 9,70,000 आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। अब बेटा आप नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मुझे मालूम है क्या है, लेकिन फिर भी मेरे को दिखाना तो पड़ेगा ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है सर? एसओपी एट मुंबई, एसओपी एट मुंबई। बेटा जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और एसओपी है तो खाली एक डिडक्शन मिलता है, दैट इज व्हाट इंटरेस्ट अंडर स्कीम 24B। लेकिन अगर 115BAC फॉलो कर रहे हो तो उस केस में आपको वो भी डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो सर एनएवी आएगा नील और लेस, ऐसे ही मैं लिख रहा हूं वहां पे अंडर सेक्शन 24B, अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना था? 2,10,000, लेकिन कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी क्या आ गया सर? नील। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा नील है तो इन दैट केस वहां पे आपका कोई लॉस का सेट ऑफ वेट ऑफ कुछ भी नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है। तो जीटीआई कितना जो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। अच्छा मान लो ये लेट आउट प्रॉपर्टी होता, लेट्स अज्यूम ये लेट आउट प्रॉपर्टी है और उसमें आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है। किसका डिडक्शन मिल रहा है? इंटरेस्ट का मिल रहा है ना? 2,10,000 पूरा मिल जाता। और उस केस में बेटा लॉस होता, तो क्या वो लॉस हम सैलरी के सामने सेट ऑफ कर सकते थे? नहीं कर सकते। 115BAC में वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। ओके, तो ग्रॉस टोटल इनकम थोड़ी सी गंदी आते थे बेटा, मैं कॉन्सेप्ट बीच में आता तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं डिस्कस करता रहता हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई, ठीक है, ये आपका 9,70,000 हो गया। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कोई चैप्टर 6 डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, तो यही आपका सेम अमाउंट क्या हो जाएगा? एनटीआई। मैं लेस करके दिखा तो देता हूं, लेस चैप्टर 6A डिडक्शन कुछ नहीं मिलने वाला है, तो यहां पे नील। तो हाउ मच विल बी योर नेट टोटल इनकम? एनटीआई कितना हो जाएगा बेटा? नेट टोटल इनकम एनटीआई, अबे चलना, चल छोड़। नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम 9,70,000। अब इसके ऊपर बेटा टैक्स निकालते हैं। नेट टोटल इनकम पर टैक्स निकालते हैं, तो टैक्स ऑन एनटीआई, टैक्स ऑन एनटीआई दैट इज रुपीज 9,70,000। तो सबसे पहले क्योंकि आपका ये 115BAC डिफॉल्ट टैक्स दी में, तो पहले 3 लाख स्लैब रेट, स्लैब रेट, स्लैब रेट, पहले 3 लाख के ऊपर क्या आएगा सर? नील आएगा। ऑन फर्स्ट ₹3 लाख दैट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और ये हो जाएगा नील। क्या हो जाएगा? नील। ओके, दूसरा बेटा ऑन नेक्स्ट ₹3 लाख, जैसा कि सबको मालूम है कि हर 3 लाख पे यहां पे रेट चेंज होता है 5%, ये होता है 15,000।
ऑन नेक्स्ट टोटल 9,70,000 है, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज 10% बेटा एट द रेट 10%, ये होता है 30,000 और ये हो गया 9 लाख। ऑन बैलेंस 70,000 रुपए के ऊपर एट द रेट 15% कितना होता है 70,000 इंटू 15%, ये होता है 10,500। तो आपका बेसिक टैक्स कितना है 10,500 प्लस 30,000 प्लस 15,000, दैट इज 55,500। 55,500। अब अपने आप से फिर से वही सवाल पूछो, सर क्या यहां पर सरचार्ज आएगा? आंसर इज नो। क्या यहां पर रेबिट अंडर सेक्शन 87 आएगा? सर रेसिडेंट तो है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, राइट, लेकिन टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है। 7 लाख लिमिट है 15 बीएससी में, ठीक है। 7 लाख से क्या है बेटा? ज्यादा। 7 लाख से क्या है? ज्यादा। सर लेकिन 7 लाख से ऊपर भी हम रिबेट तो चेक करते हैं, 7 लाख से ऊपर भी रिबेट तो चेक करते हैं, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। बेटा इस केस में रिबेट नहीं मिलेगा, चाहो तो चेक करके देख लो। नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, बोल रहा हूं ना, मैंने खाता है ना भाई, जो मैंने बोला वही सही। सर आपने तो कभी तो बताया था बेटा वो अलग केस था, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन उस केस में होता था, यहाँ पे कोई ऐसे एग्रीकल्चर इनकम या कोई एग्जाम इनकम नहीं है, तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो यहाँ पे रिबेट मिलने वाला नहीं है, सरचार्ज कुछ आने वाला नहीं है, तो सीधा यहाँ पे क्या करोगे, सीधा यहाँ पे ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 55,500 इंटू 4%, ये होता है 2,220 रुपए। तो ये ऐड किया मैंने 55,500, तो कितना हुआ बेटा 57,720, दैट इज योर टैक्स पेबल। आई होप मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भूल नहीं रहा हूं, है ना। दैट इज टैक्स पेबल, टैक्स लाइबिलिटी 57,720, ठीक है। ऑलरेडी राउंड ऑफ है तो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए 57,720 115 बीएससी के अंदर, और दूसरा आपका नील आ गया उसके अंदर। ओके सर इतने में नहीं, क्योंकि मोस्ट बेनिफिशियल मैंने तो आपको वहां पे सजेस्ट करने का है कि भाई उसको क्या चूज करने का है, तो वी सजेस्ट मिस्टर ए टू पे टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम या रेगुलर टैक्स रिजीम या नॉर्मल टैक्स रिजीम, since tax liability is nil, tax liability is nil in comparison to tax liability of rupees 57,720 under default tax regime अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है। इस तरीके से सजेशन लिख दोगे। चाहो तो सर आप वहां पे लिख सकते हो कि 115 BAC में क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, हालांकि मेरा दिया 10 13 का डिडक्शन, एक काम करें तो मैं नोट में लिख ही देता हूं वहां पे, ठीक है। नोट के अंदर लिख देता हूं अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1013A फॉर HRA, और दूसरा क्या बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर SOP एंड चैप्टर 6A डिडक्शंस। हालांकि चैप्टर 6 डिडक्शन मिलता है, बट ATCCD2 जो यहाँ पे है नहीं, ATCCH2 जो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, और ATJJA वो भी नहीं हो सकता क्योंकि बिजनेस इनकम चाहिए उसके लिए। ATCCH2 के लिए अग्निवीर होना चाहिए। हाँ ATCCD2 हो सकता था अगर इसका एम्प्लॉयर इसके लिए पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता, बट नहीं कर रहा है तो ठीक है। तो शैल नॉट बी अलाउड, ठीक है। ऐसा लिख करके आ जाओ सर, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
आधा नंबर कटेगा ना तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा, क्योंकि मेरे को वैसे भी काटनी रहती है। ओके, तो मेरे को यकीन है ना कि ऐसा होने वाला नहीं है, तो मैं हमेशा वहां पे अपनी मूंछ काट लेता हूं। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे अपना सेकंड क्वेश्चन है, वो एक बार देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा जो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, Mr. Kadam is entitled to a salary of rupees 40,000 per month. He is given an option by his employer either to take house rent allowance or a rent-free accommodation, which is owned by the company. ठीक है बेटा, ये है ना, ये आपका टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है। मतलब एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप किस तरीके से टैक्स प्लान करके बता सकते हो, या कोई एम्प्लॉय आपके पास में आया, बोलता है कि मैं जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दो ऑप्शन दिए हैं, या तो एचआरए ले लो या रेंट फ्री अकोमोडेशन लो, कंपनी का खुद का घर है। तो आपको वहां पे सजेस्ट करना, उस एम्प्लॉय को बताना कि तेरे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, वही वाला क्वेश्चन है। which is owned by the company, the HRA amount payable was 7,000 per month. The rent for hired accommodation was 6,000 per month at New Delhi. कुल मिला के सर ये नहीं बोला है कि हाउस कहाँ पे ओन है। ऑब्वियसली सर, न्यू दिल्ली में जब वहां पे रेंट पे लेकर रह रहा है तो न्यू दिल्ली में रेंट फ्री अकोमोडेशन भी मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते बेटा। एडवाइस मिस्टर कदम वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम टू अवेल एचआरए या रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, give your advice on the basis of net take home cash benefit। ओ तेरी सर, नहीं, आपको यहाँ पे टैक्स तो कंप्यूट करना ही करना है, टैक्स तो कंप्यूट करना ही करना है दोनों तरीके से। एचआरए मिल रहा है तो कैसे होगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है तो कैसे होगा, ठीक है। लेकिन साथ में एक काम और करना है सर, कैश इनफ्लो के बेसिस पे, कि भाई कहां पे उसको कैश इनफ्लो ज्यादा आएगा, है ना, वही लिख रहा है नेट टेक होम कैश बेनिफिट्स। अज्यूम मिस्टर कदम, ठीक है, गिव योर एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ। तो एक काम और करना पड़ेगा अपने को, दोनों करने के बाद में, मतलब दोनों तरीके से टैक्स निकालने के बाद में आपको कितना कैश इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, एचआरए वाले में ज्यादा आ रहा है या रेंट फ्री में ज्यादा आ रहा है, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाइस क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अज्यूम मिस्टर कदम एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट एग्जिम अंडर सेक्शन। चलो, एक काम तो इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने रीजिम बोला कि आपको ऑप्शन एग्जिम में जाना है। नहीं तो पता चला दोनों रीजन के अंदर ये काम करना पड़ता था और भी काम वहां पे आपका बढ़ जाता। ठीक है, हालांकि दोनों रीजन के अंदर आप बोलोगे सर एचआरए का तो एग्जाम्शन मिलता ही नहीं, वही तो बात है, एचआरए का एग्जाम्शन नहीं मिलता, लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन का वो तो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है ना, जो भी मतलब फायदा होता है, आपका फायदा तो नहीं बोलूंगा, जो आप कंप्यूटेशन करते हो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज, वो तो उधर भी करना पड़ेगा। तो इसलिए एक जगह एग्जाम्शन नहीं मिलता, एक जगह करते, तो हम इस तरीके देखना पड़ता है। बट ठीक है, अपने को टोटल वहां पे इन्होंने क्या बोला है कि ऑप्शनल टेस्ट के अंदर करना है। तो चलो सर, आओ इस क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर, वैसे तो इलिस्ट्रेशन है बट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पेज नंबर 9.28 पे, 9.28। ओके सर, हम पहले दो बार अलग अलग तरीके से टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। पहले हम कर देते, मान लो एचआरए मिल रहा होता तो क्या होता, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर, नाम क्या है वे, मिस्टर कदम, कदम कदम बढ़ाए चा, मिस्टर कदम, कदम अंडर रिजीम एक ही है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम इफ ही गेट्स एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अब ऑब्वियसली जब एचआरए मिल रहा है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही चीज बोला गया वहां पे, तो उसको कंसिडर भी नहीं करने का है। ओके सर, तो यहां पे आ जाता है बेसिक सैलरी से इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे हम लोग। चलो, एक काम जो एचआरए का एग्जाम्शन होगा ना वो हम यहीं पे कर लेंगे। तो पार्टिकुलर्स अमाउंट, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। आपको केस बेस पूछ के एमसीक्यू में अलग तरीके से, या हो सकता है टोटल छोटा क्वेश्चन 4-5 नंबर का इस तरीके से भी दे दे, जैसे भी ठीक लगे, या डेटा बढ़ा के बड़ा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले आपको जैसे कि मालूम है कि इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने का है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरी।
तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी जो आएगा ना, इसमें बेटा आपके पास में बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी में लिख देता हूं, कितना है बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी हो जाता है 40,000 पर मंथ है, 40,000 पर मंथ। तो 40,000 इंटू 12 ये होता है 4,80,000। अब क्योंकि इसको एचआरए भी मिल रहा है तो लिख देता हूं एचआरए रिसीव्ड, एग्जाम्शन माइनस कर देंगे, एचआरए कितना रिसीव हो रहा है? तो एचआरए रिसीव हो रहा है बेटा, एचआरए अमाउंट पेबल वाज 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ। तो 7,000 इंटू 12, 12 7 84, 84,000 हो जाता है एच आर, अरे सॉरी 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 शक्तिमान, मैं यहां पे लिखूंगा अंदर के कॉलम में। अब आपको यहां पे लेस करने का है, क्योंकि ऑप्शनल एग्जाम में तो लेस करेगा, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1013। मैंने ऊपर वहां पे लिखा था ना सेक्शन 1013, यस सर 1013 एग्जाम्शन माइनस किया था, किधर गया, कितने चलिए कितने ये रहा 1013 ए, 1013 ए, ओह यहाँ पे 1013 ए आएगा, ऊपर तो सही लिखा है 1013 ए, 1013 ए। तो सर 1013 ए के अंदर वहां पे आपको इधर भी 1013 लिखा है, बे क्या कर रहा है तू हमें, 1013 ए, तेरे ही नंबर कट जाएंगे। 1013 ए के अंदर एग्जाम्शन मिलेगा, और एग्जाम्शन कितना मिलता है? तो एग्जाम्शन मिलता है बेटा, आपको तीन चीजें कंपेयर करनी पड़ती है। पहला क्या रहता है बेटा, एच आर रिसीव, तो पूरा 12 महीने रेंट पे किया तो एच आर रिसीव आ जाएगा, एच आर ए रिसीव्ड आ जाएगा 84,000, 84,000 आ गया। दूसरा बेटा क्या होता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी में क्या आएगा वो हम निकालते हैं। पहले तो सैलरी में क्या आएगा, तो सैलरी में खाली बेसिक सैलरी, और कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, बेसिक सैलरी है। तो रेंट कितना पे किया, रेंट पे करने का डेटा दे रखा है 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12, ठीक है, 12×6 = 72, यस, माइनस 10% ऑफ 4,80,000 इंटू 4,80,000, तो 78 में से 78 में सॉरी 72 में से 48,000 गया, तो ये आता है 24,000, 24,000 आया। और तीसरा बेटा दिल्ली के अंदर हाउस है, तो सैलरी का कितना, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ ₹4,80,000, 4 लाख, तो 50% ऑफ 50% ऑफ 50% ऑफ 4,80,000 इंटू 50%, 2,40,000। सर विच एवर इज लोअर आ जाएगा, 24,000 एग्जाम्शन दे दोगे। तो 24,000 अगर आपने एग्जाम्शन दे दिया 84,000 में से, तो हाउ मच इज टैक्सेबल बेटा, 60,000 आपका टैक्सेबल हो गया एच आर ए। अब देखो कुछ और तो है ही नहीं है, बस खाली ये दो ही चीजें, बेसिक सैलरी और एच आर ए। तो यहां पे आपका यही क्या हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी, और उस ग्रॉस सैलरी में से आपको क्या देने का है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो दिस इज योर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितना आया, ग्रॉस सैलरी हो गया प्लस 4,80,000, दिस इज 5,40,000। 540 में से आपको देने का है लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैं बेटा पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सेक्शंस लिखूं वहां पे, सही लिखने की कोशिश करूं, ऑब्वियसली मतलब सही लिखने की कोशिश करूंगा, बट अगर आपको किसी भी तरह कंफ्यूजन है तो मत लिखना सेक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। बट 300% श्योर हो तो सेक्शन जरूर लिखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), ठीक है, और वो है 50,000। तो 50,000 आपने माइनस किया, तो हाउ मच इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सर इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया आपका 50,000, इनकम फ्रॉम 4,90,000। अभी जो 490 को और हेड का इनकम तो है नहीं, दैट इज ओनली योर ग्रॉस टोटल इनकम, और वही आपका नेट टोटल इनकम है। तो मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं नेट टोटल इनकम, कुछ और है ही नहीं है, तो नेट टोटल इनकम NTI वो हो जाएगा 4,90,000। अब आप 490 के ऊपर टैक्स निकालो, तभी तो ज्यादा पता चल पाएगा अपने को कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या लेना, अच्छा यहाँ पे क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है तो मेरे को लिखने की जरूरत भी नहीं, अब यार तो या तो एचआर होगा या रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा सर टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम, टैक्स ऑन NTI, जो कि है दैट इज ₹4,90,000, रीजन ऊपर ही हमने लिख दिया ऑप्शनल टैक्स के अंदर।
तो ऑप्शन एग्जाम के अंदर पहले 2.5 लाख के ऊपर, अच्छा एज वेज कदम का कुछ एज दे रखा है क्या? नहीं है, तो मतलब वहां पे नॉर्मल 2.5 लाख के हिसाब, तो फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर टैक्स आएगा नील, टैक्स एट द रेट नील, दैट इज व्हाट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है, ये नील आ गया। अब ऑन बैलेंस कितना बच गया? अगले 2.5 लाख के ऊपर आता है वहां पे आपका 5%, तो 2,40,000 के ऊपर आएगा 5%, ठीक है, तो 2,40,000 इंटू 5% हो गया सर 12,000। अब बेसिक टैक्स आ गया 12,000, वेरी इंटरेस्टिंग सर, 12,000 का बेसिक टैक्स आया। नाउ बेटा अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिक टैक्स 12,000 आया, ठीक है, तो अब आपको एवरी टाइम क्या चेक करने का है? अभी आपको एवरी टाइम चेक करने का है क्या सर्च आ जाएगा? कैसा मजाक कर रहे हो सर, 50 लाख पे सर्च आ जाता है क्या? रेबिट अंडर सेक्शन 87 ए मिलेगा क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए सर 3 कंडीशन, रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए और टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख होना चाहिए ऑप्शन एग्जाम के अंदर, तीनों वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो माइनस करेंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और वो कितना है बेटा? बेसिक टैक्स मैं लिख देता हूं, बेसिक टैक्स जो कि आपका है 12,000 और मैक्सिमम 12,500, मैक्सिमम 12,500, विच एवर इज लोअर, ये आपका आ जाएगा 12,000 का, आपने रिबेट दे दिया। सो हाउ मच इज टैक्स पेबल? सर नील आ गया, नील 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 नील। अब यहां नील आ गया तो इसका मतलब टैक्स पेबल भी क्या आएगा? नील। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सर आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा नील, नील आ गया। ना बेटा ये तो हो गया आपका कब? जब एचआरए मिल रहा है। अब वापस इसको करते हैं कि अगर एचआरए ना मिलकर के वहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे मिलता? अब इधर ध्यान देना सर, अगर मान लो यही काम हम कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट लिखता हूं मैं यहीं पे डायरेक्टली लिखता हूं, व्हाट इफ मिस्टर कदम गेट्स रेंट फ्री अकोमोडेशन इंस्टेड ऑफ एचआरए, इंस्टेड ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है सर, फिर से कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अपने को क्या है बेटा? अपने को तो बस टैक्स निकालना है, राइट? तो यहां पे आपका आ जाएगा अमाउंट, यहां पे भी आ जाएगा अमाउंट। मैं फिर से ही बोलूंगा आपको, आप 1.5 से ज्यादा की स्पीड पे मत देखना प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, है ना बेटा? आप अच्छे तरीके से देखोगे, अच्छे तरीके की चीजें समझ में आएगी। ओके सर, अगेन इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम सैलरी में सर क्या आएगा? ऑब्वियसली क्या आने वाला है? ऑब्वियसली क्या आने वाला है? सबको मालूम है रे, क्या? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी है 40,000 इंटू 12, 40,000 इंटू 12, 40,000 इंटू 12, दैट इज 4,80,000। अबे जब रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है तो एचआरए नहीं मिलता, गिवार जैसा काम करने का नहीं, समझा क्या? पता चला तूने इधर भी एचआरए लिख दिया। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट वहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली। नाउ सर इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजन है, देयर इज अमेंडमेंट, ठीक है, आपको याद होगा तो मैंने आपको करवाया था कि अमेंडमेंट है 2324 में एक अमेंडमेंट है सर। अगर 1 सितंबर 2023 या उसके बाद में मिला है तो पॉपुलेशन भी अलग हो जाता है, परसेंटेज भी अलग हो जाता है। और 1 सितंबर 2023 के पहले अगर वहां पे मिला है तो इन दैट केस वहां पे आप क्या चेक करोगे सर? 10%, सॉरी 15% चेक करोगे, उसके बाद में आपको कितना चेक करना है? 10% चेक करना है। तो सर एक काम करते हैं, नोट में हम लोग निकालते हैं, नोट वन के अंदर, ठीक है सर, नोट वन के अंदर हम लोग निकालते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन एट दिल्ली, दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है। तो बेटा दिल्ली के अंदर ओन बाय एम्प्लॉयर, तो इसको ना मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला, वहां पे मैं डिवाइड कर दूंगा
अप टू, या ऐसे करता हूं, 1 अप्रैल 23 से लेकर के 31 अगस्त 2023 तक, और फिर 1 सितंबर 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर यहां पे है ना, तो यहां पे आपको लेना पड़ता है पहले पहले जो बड़ी सिटीज, मतलब जिसका पॉपुलेशन बेसिकली आपका, ठीक है, जो भी 25 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको 15% ऑफ सैलरी लेना पड़ता था। यहाँ पे कितना लेंगे? 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। और उसके बाद में अमेंडमेंट हो गया, और अमेंडमेंट सैलरी में सर यहाँ पे आता है बीबीसी मैड हो गया। बीबीसी क्या हो गया? मैड, मैड, बीबीसी मैड, बी फॉर बेसिक सैलरी, दूसरा बी फॉर बोनस, फॉर द बोनस रिसीव फॉर करंट ईयर। उसके बाद में सी फॉर क्या है? कमीशन, चाहे टर्नओवर या फिक्स दोनों आता है। उसके बाद में क्या है सर? एम फॉर ऑल मॉनेटरी इनकम्स, बट जिसमें परक्विजिट नहीं आते हैं, जिसके अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं आते हैं, जिसके अंदर जो भी आपका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है वो नहीं आता है, बट ग्रेचुटी, लीव सैलरी अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस मिला है तो वो आता है। ए फॉर ऑल टैक्सेबल अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। ऑब्वियसली एचआरए को लेना भी, बात भी नहीं करना है, क्योंकि एचआरए उस पे या तो एचआरए मिलेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन में, दोनों नहीं मिल सकता। ठीक है, और लास्ट में आता है डीएनएस इन टर्म्स, वहां पे डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स वो लेने का है। ठीक है, लेकिन सर 1 सितंबर 23 के बाद में अमेंडमेंट हुआ कि पॉपुलेशन अगर किसी सिटी का 40 लाख से ज्यादा है, 40 लाख से ज्यादा है, जिसके अंदर ऑब्वियसली मुंबई दिल्ली आ जाता है वहां पे, तो इन दैट केस सर आपको लेना है 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी लेने का है। ठीक है, सैलरी। अब देखो बेटा, आपको सैलरी उतने ही मंथ का लेना है जितने मंथ का बेसिकली वहां पे आपका घर ऑक्यूपाई किया है, तो ऑब्वियसली 12 महीने किया, लेकिन अपने को उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 महीने का, ये पांच पांच महीना ही होता है ना, 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यस, और आपका ये 7 मंथ्स का। ओके, ठीक है सर, सैलरी निकाल लेते हैं। तो सैलरी कितना है बेटा? तो सैलरी वहां पे मंथली सैलरी है 40,000। तो सर यहां पे मैं सीधा करता हूं, 40,000 इंटू 5 मंथ्स इंटू 15%। ये सर आ जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, राइट, रेंट फ्री अकोमोडेशन का। और इधर अगर मैं करूं तो टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट क्या होगा सर? वो होगा आपका 40,000 इंटू 7 मंथ्स इंटू 10%। चलो करो, तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूं। वहां पे कितना आता है बेटा? तो यहां पे आएगा, यहां पे नीचे लिख देता थोड़ा अच्छा लगेगा, 40,000 इंटू 5 इंटू 15%, दैट इज 30,000। और दूसरा 40,000 इंटू 7 इंटू 10%, that is 28,000. Okay, so how much is total taxable value of perquisite for rent-free accommodation? That is 58,000. Okay, 58,000 सर आ गया आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन। थोड़ा सा मेरे को है ना मस्ती करने का मन कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, वाह, ऐसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, सो 58,000 आ गया। अब ये मैं 58,000 ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे 58,000 यहां पे आ गया। ओके सर, अब बताओ हाउ मच इज इनकम फ्रॉम, नहीं सॉरी 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 शक्तिमान, ग्रॉस सैलरी कितना हुआ? ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, तो 58 प्लस 480, दैट इज 5,38,000। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? पक्का 5,38,000। अब बेटा 5,38,000 आ गया वहां पे टोटल, सॉरी ग्रॉस सैलरी। अब इस ग्रॉस सैलरी के अंदर पक्का देख लेते हैं, हाँ 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 हाँ, सैलरी 480 480 480 480 480 40, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन, 40,000 इंटू 7, ये हो गया 280 इंटू 10%। अबे 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 40,000 इंटू 7 मंथ इंटू 10%, 28,000 58,000। ठीक है, ओके। अब इसमें से हम लोग वहां पे क्या देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? नहीं सर। ओके, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वहां पे कितना है? 50,000, 50,000। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया 538 में से 50 गया, 538 538 माइनस 50,000, 488।
ओके, तो ये आपका आता है 538 माइनस 50,000, दैट इज 4,88,000, 4,88,000, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। अभी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर नेट टोटल इनकम, एनटीआई, नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, एनटीआई, नेट टोटल इनकम। ओके, अब नेट टोटल इनकम आ गया 4,88,000, इसके ऊपर आपको निकालने का टैक्स, क्योंकि यही जीटीए यही एनटीए, तो इसके ऊपर आप टैक्स निकालोगे, तो टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम, दैट इज ₹4,88,000। अब 4,88,000 के हिसाब से अगर मैं टैक्स निकालने जाऊं, राइट, तो ये बेटा यहां पे आपका हो जाएगा फर्स्ट 2,50,000, उसके ऊपर आपका टैक्स आ जाएगा @nil, दैट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट निल हो जाएगा। उसके बाद में ऑन सर 488 माइनस 250, ये हो गया 238 ऑन बैलेंस 238 के ऊपर टैक्स आएगा @5% इंटू 5% होता है 11,900। ओके, सो हाउ मच इज बेसिक टैक्स, बेसिक टैक्स बेटा हो गया 11,900। अब फिर से वही क्वेश्चन, क्या सरचार्ज आएगा, नहीं आएगा, क्या रिबेट आएगा, यस सर रिबेट आएगा, क्यों रिबेट आएगा सर, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल टोटल इनकम 5 लाख तक है, तो यहां पे मैं रिबेट माइनस करता हूं लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और वो बेटा कितना है, वो है ₹11,900 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 11,900 बेटा टैक्स पेबल कितना आ गया सर, नील, ठीक है, नील, टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया, नील। ओ माय गॉड, यहां पे तो हम लोग दुविधा में पड़ गए, वाई दिस कोलावेरिटी सर, क्योंकि ऊपर भी टैक्स कितना आ रहा है, नील, यहाँ पे भी टैक्स कितना आ रहा है, नील। आप बोलोगे सर लेकिन ऊपर बेसिक टैक्स 12,000 आ रहा था, यहाँ पे 11,900 आ रहा है, तो सर 100 रुपए ना ऊपर ज्यादा आ रहा है, तो सर एचआर वाला ना लेकर के रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला ले ले। बेटा नहीं, टेक्निकली बेसिक टैक्स, टेक्निकली टैक्स लायबिलिटी दोनों में नील है, तो इस बेसिस पे आप डिसाइड कर ही नहीं पाओगे, दोनों में आपको तो टैक्स लायबिलिटी देखना है ना, दोनों सिचुएशन में टैक्स लायबिलिटी नील है, तो आप इस बेसिस पे नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, आप वहां पे निकालो कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश इनफ्लो कितना हो रहा है दोनों सिचुएशन के अंदर, तो वहां पे अगर एचआरए विथ एचआरए कितना कैश इनफ्लो होगा, और विथ रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना कैश इनफ्लो होगा, ठीक है, ये दोनों हम लोग वहां पे देखते हैं। तो देखो कैश इनफ्लो में क्या क्या आता है, एक बात, एक तो आएगा बड़ा बेसिक सैलरी जो दोनों सिचुएशन में मिलने वाला है, बेसिक सैलरी दोनों के दोनों सिचुएशन में मिलने वाला कितना है, 480 है ना, एक तो मैं आंकड़ों को लेकर कंफ्यूज हो रहा हूँ, 480, हाँ 480, इधर भी 480। सर 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 दूसरा, क्योंकि इन्होंने बोला है कैश इनफ्लो के बेसिस पे करना है आपको। दूसरा सर एचआरए कितना रिसीव हो रहा है, रिसीव कितना हो रहा है एचआरए, तो एचआरए रिसीव हो रहा है बेटा, एचआरए रिसीव हो रहा है 84,000 का एचआरए रिसीव है, एचआरए रिसीव, एक मिनट, एचआरए रिसीव हो रहा है 84,000, यस, एचआरए रिसीव हो रहा है 84,000, तो 84,000 यहां आ जाएगा, लेकिन इधर तो आएगा नहीं, नॉट एप्लीकेबल। अब देखो जब एचआरए रिसीव हो रहा है, तो सर सामने रेंट भी तो जा रहा है, तो यहां पे इन दोनों में से मैं लेस कर देता हूं, यहां पे पूरे में से ये पूरा कितना आ गया 480, इधर तो 480 आ गया, और इधर आ गया 480 प्लस 84,000, यह आ गया 564। अब 564 के सामने सर आपका रेंट भी तो जा रहा है, लेस रेंट पेड, तो कितना रेंट पे किया है,
रेंट पेड 72,000 रेंट पे किया है, 72,000। तो HR आया तो सामने रेंट भी गया 72,000, इधर कुछ भी नहीं गया, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ही करता हूं, नॉट एप्लीकेबल। अब वो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है बेटा, उसमें कैश इनफ्लो नहीं है, फैसिलिटी मिला है, ओके। दूसरा बेटा एक और चीज का कैश इनफ्लो हो, एक और चीज का कैश आउटफ्लो हो सकता था, एक और चीज का कैश आउटफ्लो हो सकता था टैक्स का, जो दोनों सिचुएशन में नहीं है, लेस। टैक्स पेबल कितना है सर? टैक्स पेबल है नील, इधर भी क्या है सर? नील। तो अब निकालो आप वहां पे कैश टोटल इनफ्लो। तो नेट कैश इनफ्लो वहां पे जब आप निकालने के लिए जाओगे ना, तो इधर तो आएगा 4,80,000 और 564 माइनस 72,000, 4,92,000। किधर ज्यादा कैश इनफ्लो है सर? ऑब्वियसली सर विथ HRA कैश इनफ्लो इज हायर, ठीक है। सिंस विथ HRA हाउस रेंट अलाउंस कैश इनफ्लो is higher, thus we suggest Mr. Kadam to go with option of house rent allowance instead of what? Rent free accommodation। ये आपको इस तरीके से सजेशन देना पड़ेगा। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रस्ट में मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चेक कर लेते एक बार बेटा, यहां पे आप चेक करोगे, कुछ ऐसा कैसे आया 12,900 13,416 है? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया। नहीं मैंने नहीं किया है बे, मैंने एकदम सही किया है। लेट मी चेक 492 466 5। ओके ये तो ठीक है, ठीक है। मिल गई गड़बड़ मिल गई सर। इन्होंने ना पूरे सैलरी के ऊपर 15% ले लिया है सर। इन्होंने अमेंडमेंट वाला कंसिडर ही नहीं किया है, मॉड्यूल पहले छप गए थे ना एक्चुअली, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया होगा सर। यहाँ पे अपने को ये 15% ना लेकर के 5 महीने के लिए 15% लेना है और 7 महीने के लिए 10% लेना है। ये देखो, इसीलिए अपना कितना आ रहा है? अपना आ रहा है 58,000, जबकि इधर कितना आ रहा है सर? 72। दिस इज द डिफरेंस, ओके डन सर। तो बहुत चलो आपके लिए अच्छा हो गया, मॉड्यूल में ये अलग तरीके से, मतलब अलग तरीके से बोलो, गलत कर रखा है, हमने यहाँ पे ठीक कर लिया, ओके। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो है ना अपने, वो एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये जो टेस्ट योर नॉलेज में जो 15-16 क्वेश्चन दे रखे बेटा, हम सब करेंगे, डोंट वरी। बट जैसे कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ये वाला है ना सर, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मार्जिन रिलीफ, हाँ ये यहाँ पे इसलिए दे रखा है क्योंकि मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा। मार्जिनल रिलीफ बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आया था, ये 51,75,000 वाला है ना, जिसके अंदर कोई स्पेशल रेट वाला इनकम नहीं है, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट, और कंप्यूटेड है। तो बेटा मार्जिन रिलीफ आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, कैसे करते हो? पहले तो 51,75,000 के ऊपर जो भी रिजीम है, शिफ्ट आउट मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स निकाल लोगे, फिर बाद में जो टैक्स आएगा इंक्लूडिंग सरचार्ज, HEC मत ऐड करना, इंक्लूडिंग सरचार्ज वहां पे आप टैक्स ले लोगे। फिर उसके बाद में आप नीचे मार्जिन रिलीफ स्टेप्स में कंप्यूट करोगे। स्टेप 1 के अंदर वो जो आपने इसके ऊपर जो टैक्स निकाला ना इंक्लूडिंग सरचार्ज, वो ले लोगे, ऑब्वियसली 10% सरचार्ज रेट है। फिर स्टेप 2 के अंदर आप क्या करते हो? स्टेप 2 के अंदर बेसिकली आप वहां पे 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालोगे, और साथ में जो एडिशनल इनकम यहाँ पे 1,75,000 है। 50 लाख के ऊपर विदाउट सरचार्ज टैक्स आएगा, और ऑब्वियसली सर HEC को एक बार इग्नोर करते हैं, और 175 ऐड कर दोगे। फिर वो जो स्टेप 1 के अंदर जो आपने निकाला था उसमें से स्टेप 2 माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? मार्जिन रिलीफ। और ये मार्जिन रिलीफ ऊपर जो आपने टैक्स निकाला था 51,75,000 इंक्लूडिंग सरचार्ज, उसमें से माइनस कर दोगे, फिर HEC ऐड कर दो, टैक्स आ जाएगा। सेम बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी 1 करोड़ 2 लाख वाला है, मार्जिन रिलीफ का ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको है ना मार्जिन रिलीफ हमेशा ध्यान रखना है जब कभी भी नॉमिनल इंक्रीमेंट होता है, चाहे रिजीम कोई भी फॉलो करो, 50 लाख से नॉमिनल इंक्रीमेंट, 1 CR से नॉमिनल इंक्रीमेंट, 2 CR से नॉमिनल इंक्रीमेंट, हाँ
सर 5 करोड़ से ऊपर नॉमिनल इनकम खाली आपको वहां पे ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर चेक करना है, बाकी आपको वहां पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा तो मैंने बताया था बेटा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए हो गया, या 111 ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, या जो डिविडेंड इनकम होती है उसके ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ, चाहे कोई भी रिजीम हो, ऑप्शनल रिजीम हो या फिर आपका डिफॉल्ट रिजीम हो, कोई भी रिजीम के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज जो होता है ना वो 15% लगता है। फिर टोटल इनकम आपका कितना भी ऊपर क्यों ना जाए, है ना। बाकी जो इनकम है डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है, उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। सी अगर 1 CR से ऊपर चला गया ना तो सबके ऊपर आपको 15% का सरचार्ज वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं करवाना बेटर समझूंगा कि इस क्वेश्चन को समझो कैसे, कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स के ऊपर आपको 15% सरचार्ज लेना है, या कौन सी कैसी इनकम के टैक्स के ऊपर आपको 25 37 जो भी लेना है। चलो तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। मिस्टर अग्रवाल, एज 40 years, फाइन, एंड a resident in India has a total income of 4 crore 50 lakhs। 4 crore 50 लाख, बहुत बढ़िया। मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि 25% सरचार्ज तो आएगा चाहे कोई भी रिजीम लो। ओके, कंपेराइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112, ओ माय गॉड, ऑफ रुपीज 55 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, ओ माय गॉड, 65%, 65 लाख। तो ये सर 10%, ये 20% वाला है और ये आपका 15% वाला है, ठीक है। एंड अदर इनकम 3 करोड़ 30 लाख, ओ माय गॉड, अदर इनकम आपका 2 करोड़ से ज्यादा चला गया। ओके बेटा, तो अपने को है ना पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके ऊपर 20% टैक्स आएगा। ओके, इसके ऊपर 15% टैक्स आएगा। अब ये जो 20 और 15% जो बेसिक टैक्स होगा ना, उसके ऊपर जो सरचार्ज आएगा ना, सरचार्ज वो मैक्सिमम 15% होगा, भले ही आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम इस वाले टैक्स के ऊपर, इस वाले टैक्स के ऊपर सरचार्ज मैक्सिमम 15%। आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। और सर ये वाला जो अदर इनकम है, अदर इनकम, उसके ऊपर आपको स्लैब रेट से टैक्स निकालना है, और जो स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे वो जो टैक्स होगा ना, उस टैक्स के ऊपर आपको सरचार्ज लेना है एट द रेट 25%। वाई दिस कोलावेरी डी? रीजन बहुत सिंपल है बेटा, क्योंकि आपका यहां पे 2 करोड़ से ऊपर हो गया। ओके, करवा रहा हूं मैं, डोंट वरी। कंप्यूट इस टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट 24-25 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स regime and optional tax regime, वाह रे वाह, as per the normal provisions of the Income Tax Act, assuming that the total income and its components are the same with both tax regime। मतलब सब कुछ सेम है, बस खाली रिजीम अलग है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन, ये टेस्ट योर नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 9.30। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये पीडीएफ है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से ले लेना। टैक्स गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम चैनल है ये। अगर आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे लिंक भी है, ठीक है, वीडियो के नीचे लिंक भी है नोट्स का। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उस पे वहां पे आपको ये वीडियो, ये वाला पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके, चलो। और ऐसे ही जो आगे भी जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे के सारे, वो भी ये जो पीडीएफ है मैं उसके अंदर डाल दिया करूंगा, ठीक है। ओके, वो साथ में वो कंप्यूटेशन के स्टेप्स बताए थे, वो वाला पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट योर नॉलेज का, टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है, TYK, टाइसन, ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा हूं मैं सर। 9.30 बेटा, एक चीज और बोलता हूं, ऐसा थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल हो,